नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 24 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हेलसिंकी। हेलसिंकी कहाँ है और कहाँ की कैपिटल है? तो ये फिनलैंड की कैपिटल। तो मेनली हम लोग फिनलैंड का पूरा लोकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का पूरा लोकेशन डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, अगला आर्टिकल है जो कल हमने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया, भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण मोमेंट था कल, जब हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के डार्केस्ट पार्ट में हम लोग लॉन्च करने में कामयाब हो गए, उसके सतह पे उतारने में कामयाब हो गए। तो इसी पे आज दो दो आर्टिकल है, उसको कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। एक तो था कि इंडिया लाइट्स अप द डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब कि भारत जो है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से को रोशन करेगा। और दूसरा एक आर्टिकल है इसी से संबंधित, ऑन द मून ओवर द मून, मतलब कि चांद पर भी हमें और चांद के ऊपर भी हमें। चांद के ऊपर का मतलब है ऑर्बिटल, ठीक है, और चांद पर का मतलब है रोवर, लैंडर। ठीक है, तो इसको ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है सभी के लिए एक सुव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से कि जो मजदूर लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर हैं, उनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं, बल्कि जो विदेशों में अनेक डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास एक बेहतर पॉलिसीज हैं, अनेक प्रकार की बेहतर नीतियां हैं, जिससे कि वो इसको सुरक्षा प्रदान करने में सफल है। लेकिन भारत में फंडिंग जो की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा वो अपर्याप्त रह जाती है, जिसके कारण सुरक्षा पहुंच नहीं पाता है जो गरीब और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो खासकर घर बनाने या इन सभी कामों में शामिल रहते हैं। फिर अगला आर्टिकल है यूके भारत संबंध अवसर के साथ जीवित है, मतलब कि लगातार भारत और यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो संबंध है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगला आर्टिकल है भारत ब्रिक्स के विचार के लिए आम सहमति आधारित दृष्टिकोण का स्वागत करता है। प्रधानमंत्री मोदी अभी साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, जहां ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है। ठीक है, तो अब विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले हेलसिंकी। हेलसिंकी कहाँ है? तो फिनलैंड में है। ये आज के न्यूज में आया था द हिंदू में कि फिनलैंड क्लूज 1,20,000 फॉक्सेज एंड मिंक्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के कुछ क्लूज मिले हैं 1,20,000 फॉक्सेज और मिंक्स में। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज आर्टिकल आया था, तो इसका हम लोग मेनली लोकेशन देखेंगे। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो हिलसिंकी है। हिलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है, जहाँ सबसे अधिक आबादी वाला शहर है फिनलैंड में। फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है यह। दक्षिणी फिनलैंड, फिनलैंड के दक्षिणी सीमा में है, यूशिमा क्षेत्र की सटी हुई क्षेत्र है। इसकी आबादी है, जो फिनलैंड है अब तक का सबसे आबादी वाला शहर है। ठीक है, फिनलैंड में जो हेलसिंकी है वो सबसे ज्यादा आबादी है वहाँ। ठीक है, उसके बाद साथ ही यहाँ जो है राजनीति, शिक्षा, वित्त, संस्कृति और अनुसंधान के लिए देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी चीज, लोकेशन। तो ये है फिनलैंड, ऊपर में आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्वेन सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक दो दिन पहले नॉर्थ सी डिस्कस किए थे, जिसमें यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। ये इससे सटा हुआ देखिए बाल्टिक सी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में हेलसिंकी स्थित है। इधर रसिया है, उसके बाद एस्टोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रूस यहाँ तक अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद पोलैंड, जर्मनी, बेलारूस, ये लोकेशन को याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आज का पेपर में कौन सा पहला आर्टिकल था। यहाँ पे आज दो दो आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, एक एडिटोरियल में, एक फ्रंट पेज पे। तो इंडिया जो कल चंद्रयान 3 को लैंड करने में कामयाब हो गया, मून के सरफेस पे, जो डार्केस्ट साइड ऑफ मून था वहां पे आसानी से हम लोग लैंड कर पाए 6:03 पे। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज आर्टिकल पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है भारत चंद्रमा के अंधेरे हिस्से को रोशन करने वाला है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने, और इसके अंदर जो था रोवर था, ठीक है, बुधवार को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में सक्षम हो गया। ठीक है,
ठीक शाम 6:03 पे लैंडर ने चंद्रमा की सतह को छुआ और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में उत्साहपूर्ण जश्न मनाया जाने लगा, जिसका लाइव हम सभी देख सकते थे। क्योंकि भारत उन देशों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गया जो अमेरिका, चीन इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए गए हैं, परंतु भारत एकमात्र पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र को छूने वाला पहला देश है। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो भी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कहा कि हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त कर ली और भारत चंद्रमा पर है। उन्होंने कहा कि लैंडर ने लैंडिंग की अधिकांश नामात्र शर्तों को हासिल कर लिया है, जिसमें टच डाउन की गति भी शामिल है। बहुत ही बेहतर स्थिति में जो हमारा लैंडर है वो मून के सरफेस पे पहुंचा, कोई समस्या नहीं हुई, जैसे प्लानिंग था वैसे ही हुआ। अब इसरो चीफ के द्वारा कहा जाता है कि आगे का रास्ता बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि जो अब नए नए चीजों का एक्सप्लोर होगा मून पे। कहा जा रहा है कि वहां अंधेरे की वजह से संभावनाएं जताई जा रही है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि वहां पे कुछ बर्फ मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से भी कम था जिस समय वो लैंड किया, इससे हमें बहुत विश्वास हुआ कि लैंडर का स्वास्थ्य अभी भी नियोजित प्रयोग रूप से काम कर रहा था, जिसमें प्रज्ञान रोवर भी था। तो जो लैंडर बना हुआ था उसके अंदर ही रोवर था और ये लैंडर हो गया, एक ऑर्बिटर ऊपर ही रह गया। ठीक है, हम अब से 14 दिनों तक रोमांचक रहने की उम्मीद कर रहे हैं, ये इसरो के चीफ ने कहा। इसरो ने कहा कि लैंडर और मॉक्स स्ट्रैक बेंगलोर के बीच एक संचार लिंक स्थापित हो गया, मतलब कि ये जहां से कंट्रोल किया जा रहा है, ये जो भी चंद्रयान 3 भेजा गया है, तो दोनों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन लिंक स्थापित हो गया है। इसने उतरते समय लैंडर के 36 वेब कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरें भी साझा की, जो हम सभी ने देखा। मैं भी कल इंटरनेट पे डाला ही था जिस समय इसका सफलतापूर्वक वो मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया था। बुधवार को सफल लैंडिंग ने 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की विफलता की दर्दनाक यादों को मिटा दिया गया। उतरने के दौरान विक्रम लैंडर ने टच डाउन से पहले 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हार मान ली और जो ये चंद्रयान 2 था कैसे विफल हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 2.1 किलोमीटर दूरी रहते हुए भी वहीं से समस्याएं शुरू हो गई और कुछ जो सॉफ्टवेयर है उसके ग्लिच आने के कारण उसका सफलता नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, और चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद इसका जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। ये देख लीजिए, ये शुरुआत से ही कब से लॉन्चिंग हुआ इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, जिससे कि समस्या ना हो। इंडिया जो है वो चौथा देश बन गया है जो मून पे सॉफ्टली लैंड करने में सक्षम हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं। हालांकि इस बार सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। शाम 5:44 पे लैंडर मॉड्यूल का पावर्ड डिसेंट शुरू हुआ। उसके बाद ये 5:44 पे लैंडर मॉड्यूल का पावर डिसेंट शुरू हुआ। पावर डिसेंट को 4 चरणों में विभाजित किया गया है: रफ ब्रेकिंग, ऊंचाई होल्ड चरण और फाइन ब्रेकिंग चरण, टर्मिनल डिसेंट चरण। तो विक्रम ने इसमें से प्रत्येक चरण को निर्बाध रूप से पूरा किया, मतलब कि जो हमारा लैंडर है उसको बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया और 19 मिनट बाद शाम 6:03 पे लैंडर ने चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम हुआ। सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्र को संबोधित किया, क्योंकि वो ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, तो वहां से ही वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू इस सफलता में भारत के साथ शामिल हुए। और कहा गया कि भारत का सफल चंद्रयान परीक्षण जो है अकेले भारत का नहीं था, यह एक ऐसा वर्ष है जिसमें दुनिया भारत की G20 अध्यक्षता कर रही है। और इसका मोटो जो दिया गया, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का हमारा जो दृष्टिकोण है वो दुनिया भर में गूंज रहा है। हम जिस मानव केंद्रीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत भी किया जा रहा है। तो हमारा जो चंद्र मिशन भी है वो मानव केंद्रीय दृष्टिकोण पर भी आधारित है। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह सफलता पूरी मानवता की है।
इससे भविष्य में अन्य देशों के चंद्र अभियानों में भी मदद मिलेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लोबल साउथ सहित, यहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात की गई है, फोकस मेनली किया गया है ग्लोबल साउथ, जो पिछड़े क्षेत्र है, गरीब देश है, उनको एकजुट करना, जिससे कि एक ऑप्शन विकल्प ढूंढा जा सके जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो समूह है उसके इधर, ठीक है, उसके इतर। तो मुझे विश्वास है कि ग्लोबल साउथ सहित दुनिया के सभी देश ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम है। हम सभी चंद्रमा और उससे आगे की आकांक्षा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण और प्रतिभा के कारण भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा। अब उसी के साथ साथ एक और इंटीग्रेटेड किया हुआ जो आर्टिकल था, ये एडिटोरियल में था, जिसमें सबसे पहला लाइन ही था ऑन द मून ओवर द मून। इसका ये मतलब है कि ऑन द मून लैंडर प्लस रोवर और ओवर द मून ऑर्बिटल, ठीक है। तो शाम 5:40 में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंडर जो था वो धातु, प्लास्टिक और कांच से बना, इसका जो कुल वजन था वो 1.7 टन था, चंद्रमा से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तेजी से घूम रहा था। लेकिन अगले 23 मिनट में इसने अपनी स्पीड को धीमा किया और खुद को सही करके और सेंसर और एक्चुएटर्स के एक सूट द्वारा निर्देशित धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया। जैसे ही यह शाम 6 बजे के बाद पहुंचा, लोग विभिन्न इसरो केंद्रों पर एकत्र हुए और पूरे भारत में खुशी का माहौल आ गया। इतिहास में भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला देश है। इस उपलब्धि ने जटिल अंतरिक्ष उड़ान मिशन के एक सरल तथ्य को दर्शाया, संसाधनों के लिए उनकी भारी भूख के साथ साथ सनक की क्षमता के कारण, मतलब कि दृढ़ संकल्प होगा यहाँ पे, सनक ये जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है, दृढ़ संकल्प के कारण उसमें सफल होगा। मानव इच्छा शक्ति की जीत से संभव ये हो सका, ठीक है। यही कारण है कि वे लोगों की प्रेरित करने में सक्षम है, जैसा कि चंद्रयान 3 ने अब भारत के लिए मून पे, मतलब कि चंद्रमा की सतह पे उपलब्ध है। चंद्रयान 3 लैंडर के अब चंद्रमा पर बैठने का तत्कालीन निहितार्थ यह है कि इसरो ने पिछले मिशन चंद्रयान 2 की विफलता से ही सबक सीख लिया। सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंडर जो है चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर था, तो इसरो से इसका संपर्क टूट गया था। तब तक लैंडर द्वारा प्रेषित डेटा और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर सहित अन्य स्रोतों के आधार पर इसरो ने लैंडर के असामयिक, उस समय ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और समाप्त हो गया, दूरस्थ कारणों के कारण एक साथ जोड़ दिया। इसरो के विशेषज्ञों ने कहा कि उन्नत जो चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान 2 से अपग्रेड वर्जन था, तो लैंडर के बनाने के लिए 21 उप प्रणालियों को संशोधित किया गया है, जो लैंडर 2 में था, ठीक है, उसको अपग्रेड किया गया 21 उप प्रणालियों को। फिर उसके बाद विशेष रूप से इसमें निर्मित अतिरेक से अलग है, यदि एक घटना या प्रतिक्रिया विफल हो गई तो संभवतः दूसरे ने कार्यभार संभाल लिया। यहाँ पे जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 3-4 ऑप्शन रखे गए थे, ठीक है, ये चंद्रयान 2 से ही सीखा गया था। समय का व्यापक दृष्टिकोण देखें तो चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। भारत अब आर्टेमिस समझौता का सदस्य है, ये याद रखिएगा। आर्टेमिस क्या है, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, जो 2025 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने, ये आर्टेमिस जो है एग्रीमेंट है, जो 2025 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने और उसके बाद सौर मंडल में पृथ्वी के व्यापक रूप से मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय प्रयास में समझौता किया है, ठीक है, वो भी साथ रहेगा। तो भारत ने अब जो पहली उपलब्धि हासिल की है, उसे देखते हुए उसके पास अमेरिका के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं में अंतरिक्ष क्षेत्र के योगदान को अधिकतम, अब स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इसरो और जो भारत की अंतरिक्ष विश्लेषण कंपनियां हैं वो आगे बढ़ेगी तेजी से, ठीक है, करने की जो रुचि है वाले अन्य आर्टेमिस देशों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो गया है भारत को। जबकि भारत और रूस इस सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की दौड़ में, रूस किसी कारण से
लूना 25 उसका असफल हो गया। तो यही पे कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह दोनों देश चंद्रमा पर उतरने की दौड़ में थे, ठीक है। 19 अगस्त को रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान की विफलता कम से कम इस दशक में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन कार्यक्रम में अधिक सीमित तरीके से योगदान करने की देश की क्षमता की भविष्यवाणी करता है, जिसे वह आर्टेमिस समझौता के समानांतर धुरी के रूप में चीन के साथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात करता है। तो चंद्रयान 3 के साथ भारत ने प्रमुख प्रकार के अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान कौन कौन थे जो चंद्रयान 3 के साथ गए, ठीक है। तो ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर, यही मुख्य याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ठीक है। चंद्रयान 3 जो था, जब रोवर अभी अंदर पैक था, ठीक है, और भारत इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र पर बात कर रहा था, तो वैज्ञानिक मिशन की योजना और कार्यान्वयन पे अधिक ध्यान दिया, ठीक है। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक जो थे वो उपकरणों का डेटा महत्वपूर्ण होगा, इसके लिए यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मिट्टी, अच्छे अच्छे उपकरण सेंसर्स लगाए गए, जिससे कि वहां जाकर वो चंद्रमा की मिट्टी, मिट्टी से संबंधित तत्व, हवा में मौजूद जो केमिकल्स हैं, उसके बाद रासायनिक और थर्मल रूप से चिन्हित करने वाला यह पहला मिशन है। ये इसमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स उपयोग किए गए हैं, जिससे कि हम वहाँ के रिसोर्सेज को अच्छे से जान सके, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से जान सके, ठीक है। तो अधिकांश अन्य अंतरिक्ष संबंधी देशों की तुलना में भारत के पास अब कुछ हद तक तकनीकी श्रेष्ठता है और इसे सौर मंडल में अधिक स्थानों पर जाकर संचालन करने का लाभ उठाना चाहिए। वर्तमान में भारत द्वारा संचालित बेहतर अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक उपकरण जो मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन और रिमोट सेंसिंग से संबंधित है, एस्ट्रोसेट एक उल्लेखनीय अपवाद है, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो आदित्य L1 है, जो हम लोग सूर्य के लिए, सूर्य के कोरोना को जानने के लिए प्रयास करेंगे, फिर एक्सपीओ सेट है, फिर NISAR है, मिशन होने की उम्मीद है। अपेक्षाकृत हाल के दिनों में चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित था, जबकि मार्स ऑर्बिटर मिशन में सुधार की गुंजाइश थी। यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन था, लेकिन साथ ही यह मंगल ग्रह पर पहुंच गया, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। बेहतर विज्ञान परिणाम और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल पब्लिक ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे अनुसंधान में बहुत सहयोग था और उनके निवेश का भी बहुत सहयोग था। न कि खर्च में कटौती और मिशन डिजाइन जो वैज्ञानिक परिणामों को इंजीनियरिंग सीमा और लॉन्च करने में बेहतर कदम प्रदान करती है वैश्विक पटल पे, ठीक है। मतलब कि वैश्विक मंच पे भारत को भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। ये मात्र चौथा देश है जो चंद्रमा के सरफेस पे बेहतर तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। वहीं जो डार्केस्ट पार्ट था ऑफ द मून, दक्षिणी क्षेत्र था, वहां पे पहला देश बन गया है जहां पे सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सका है, ठीक है। यह लैंडिंग भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के दूसरे चरण को भी समाप्त कर देता है। तीसरा चरण लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, ये नाम याद रखिएगा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, और ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ठीक है, के बीच सहयोग से शुरू हुआ, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ का अध्ययन करेगा। तो लूपेक्स उस लैंडिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए तैयार है जिसे इसरो ने चंद्रयान 2 और 3 के लिए विकसित किया। तो यहाँ पे देखिए, भारत अपना जो उन्नत तकनीक है वो दूसरे देशों को बेच भी सकता है, जिससे कि हमें अच्छा खासा इनकम होगा, जिससे हमारा और भी विकास होगा, जितने भी स्पेस में इंक्रीमेंट होगी इनोवेशन करने के लिए और भी नए नए रिसर्च करने के लिए जो हमें पैसे की आवश्यकता है वो हमें मिलेगा, और हम जितना भी डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए भी एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। जो लॉन्च करना चाहते हैं, जो स्पेस में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए इंडिया अभी भी बहुत से देशों को उसके रॉकेट से सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो रूस को चंद्रयान 2 के लिए प्रदान करना था,
यह वही गियर है जो रूस को चंद्रयान 2 को प्रदान करना था, लेकिन 2011 में अपने दुर्भाग्यपूर्ण फोबोस ग्रांड मिशन के बाद ऐसा नहीं कर सका। ठीक है, मतलब जो चीजें रूस से हम लोग लेने वाले थे चंद्रयान 2 के लिए, लेकिन उससे पहले ही रूस अपना जो परीक्षण किया उसमें सफल नहीं हो पाया, तो भारत ने नहीं लिया। इससे इसरो को इसे स्वयं विकसित करने के लिए प्रेरित होना पड़ा और अंत में इसरो ने स्वयं विकसित किया। तो अंत में इसरो भविष्य के मिशन की तुलना में लगभग निश्चित पाथ पर है, सही दिशा में चल रहा है, खास के अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए, जिससे कि विचलन जैसे कि चंद्रयान 2 और कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप, लेकिन ये सारे चीजें जो समस्याएं आए, लेकिन फिर भी हम गिरे नहीं, रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे और एक सही लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन रॉकेट का जो सस्ता उत्पादन भी होता है वो वित्तीय और राजनीतिक रूप से काफी महंगा होता है। तो चंद्रयान 3 की सफलता इसरो को अगले कदम पर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास प्रदान करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित जो उपग्रह, क्वांटम संचार, मानव अंतरिक्ष उड़ान और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण, जो कि हम लोग जो भेजते हैं कोई भी सैटेलाइट, तो उसे एक निश्चित दिशा में जाके वहां से छोड़ देता है, फिर आगे ये 3-4 चरण में ही जाता है, जिससे कि हम आगे भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे कहा जा रहा है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। फिर ग्रहों पर निवास और अंतर्ग्रहीय संचार, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे भारत आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। अंतरिक्ष का वाणिज्य भी अधिक प्रक्षेपण ताल और कम प्रक्षेपण लागत की मांग करता है। इसमें से कई पहलुओं में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये पहले भी इसरो के चीफ ने भी कहा कि इसमें पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टर का भी भागीदारी है, विशेष रूप से नवाचार में तेजी लाने, इनोवेशन में तेजी लाने और नए दृष्टिकोण खोलने के लिए, जिसमें मानव उद्यम का यह नवीनीकृत जो वेक्टर है भारत के विकास में योगदान दे सकता है। भारत चांद पर है, अब इसे इसरो के पास आगे बढ़कर नेतृत्व करने का मौका मिल गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल था वो चंद्रयान 3 से संबंधित है। दो दो आर्टिकल हम लोग एक साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल जो है हमारा, नीड अ वेल क्राफ्टेड सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर ऑल। इसमें मेनली जो बात कही गई है, आवधिक श्रम, ये जो श्रम बल है, सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जो 2021-22 के अनुसार, जिसका मीडिया में हवाला दिया गया, भारत में सभी वेतन भोगी कार्यबल के लगभग 53%, ठीक है, 53% को कोई भी सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं है। वास्तव में इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारियों के पास भविष्य निधि, पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल और विकलांगता बीमा तक का कोई भी पहुंच नहीं है। ठीक है, तो इस पे एक अन्य और निष्कर्ष निकलता है कि भारत के सबसे गरीब 20% जो कार्यबल है, जो लेबर है, ठीक है, में से केवल 1.9% के पास ही कोई लाभ है। इस बीच गीग श्रमिक, इसके बारे में भी अभी हाल में ही हम लोग पढ़े हैं कुछ दिन पहले, जब राजस्थान सरकार ने इन्हें लीगलाइज करवाया है। भारत की सक्रिय श्रम शक्ति का लगभग 1.3% शायद ही किसी का, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो 20% गरीब है उसमें मात्र 1.9% को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। वहीं भारत की जो सक्रिय श्रम शक्ति है उसका मात्र 1.3% ही है जो सरकार के योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, तो भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भी खराब स्थिति में है। तो मर्सर सीएफएस ने 2021 में इसे 43 देशों, ये जो रैंकिंग दी गई, इसमें 43 देशों में भारत का जो स्थान है वो 40वां है, जो हम लोग लेबर्स के लिए कोई भी बेहतर नीति तो बनाते हैं परंतु उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। सभी के लिए एक सुव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा जाल की आवश्यकता है। तो भारत के नीति निर्माताओं ने बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा की अनदेखी की है। हालांकि नीतियों की घोषणा अक्सर की जाती है, बजटीय आवंटन हमेशा सीमित ही रह जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, हमेशा सीमित ही रहता है और उपयोग उससे भी कम होता है। जितना बजट आवंटित किया जाता है, जितना पहले तो रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसका आधा से कम बजट दिया जाता है, उसके बाद वो भी खर्च नहीं हो पाता है।
तो वित्त वर्ष 2011 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें बुनकरों, रिक्शा वालों और बीड़ी श्रमिकों के लिए योजनाओं के समर्थन के लिए केवल 1,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन था। फिर सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के अनुमान के अनुसार 22,841 करोड़ से अधिक की आवश्यकता की तुलना में यह राशि, मतलब वही बोला गया ना कि 22,841 करोड़ की आवश्यकता थी, परंतु दिया गया मात्र 1,000 करोड़। तो वित्त वर्ष 2017 में इस योजना पर भारत के सीएजी, मतलब कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट में पता चला कि 1,927 करोड़ जो है शुरुआत के बाद से जमा हुई पूरी राशि का उपयोग नहीं हो पाया, ठीक है। परिणाम स्वरूप चुनिंदा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मृतप्राय हो गई। तो इस तरह जो ये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएं थे वो मृतप्राय हुई, क्योंकि इसका जो आवंटित जो राशि था वो भी उपयोग नहीं किया गया। तो 1990 के दशक में स्थापित किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को ले, जिसमें वृद्ध गरीब व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, जो 75 रुपये की मासिक पेंशन अर्जित करने का पात्र था, ठीक है। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, चाहे वो वृद्ध हो या गरीब व्यक्ति हो, तो उसको 75 रुपये का मासिक पेंशन देने की बात हो गई थी। वहीं वृद्धावस्था में पेंशन योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा योगदान 2006 से 200 रुपये प्रति माह पर स्थिर हो गए। 2006 से सारे डीए बढ़ रहे हैं, सभी लोगों के वेतन बढ़ रहे हैं, परंतु ये नहीं बढ़ाया जा रहा है, यानी प्रतिदिन न्यूनतम वेतन से भी कम। तो इसी तरह जुलाई 2022 में सीएजी ने पाया, जो भी बताया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने पाया कि दिल्ली में निर्माण, जो घरों के निर्माण या किसी प्रकार के निर्माण में जो श्रमिक शामिल होते हैं, उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक शेष भी बनाया गया, ठीक है, उपकर, उसका भी खराब उपयोग किया गया। लगभग 94% धन का उपयोग ही नहीं किया गया था। हरियाणा में सीएजी ने कहा कि राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रत्यक्ष लाभ योजना में मृत लाभार्थियों के खाते में 98.96 करोड़ रुपए का हस्तांतरण देखा गया था। इस बीच मनरेगा के अधिनियम में बजटीय कटौती जारी रही। सोचिए, ये जो लोग मृत हो गए हैं उनके खाते में 98.96 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया, परंतु ये जहां पे आवश्यकता है वहां पे बजटीय कटौती की गई। तो विदेशों में इस तरीके के समूह को, गरीब लोगों को, वृद्ध लोगों को और जो रोजगार नहीं पाते हैं, बेरोजगार लोगों को कैसे टैकल किया जाता है। तो अन्य देशों में देखिए देखा जाता है, जैसे ब्राजील का ही एक एग्जाम्पल लिया जाता है। तो ब्राजील की सामान्य सामाजिक सुरक्षा योजना जो है वो अंशदान आधारित है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन, आपस में लोग कंट्रीब्यूट कर लेते हैं या सरकार एक नीति बना देती है जिससे कि लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जो एक कर्मचारी के लिए आय हानि की भरपाई करता है, चाहे वह आंशिक या पूर्ण हो। इसमें काम पर जो कार्यस्थल है वहां पे दुर्घटना, विकलांगता जो कर्मचारी को काम करने से रोकती है, मृत्यु, अगर मृत्यु हो गई, बीमारी हो गई या चिकित्सा का उपचार चल रहा है जिसके कारण वो कार्य करने में असमर्थ है, पारिवारिक बोझ या बेरोजगारी की संभावना, सामाजिक सुरक्षा में ब्राजील में अच्छे तरीके से निपटान किया जाता है इन समस्याओं के। तो इसके कारण किसी भी स्थिति को कवर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 2013 में कहा गया, यहां तक कि किसी भी कर्मचारियों के जेल जाने के कारण होने वाली आय की हानि भी कम आय वाले बीमा धारक द्वारा कवर किए जाते हैं। ये आईएलओ 2013 में कहा गया। तो बेरोजगारी बीमा, ठीक है, का भुगतान श्रमिक सहायता निधि से किया जाता है और स्वास्थ्य देखभाल को, ये देखिए, बेरोजगारी का भुगतान किया जाता है श्रमिक सहायता निधि से और स्वास्थ्य देखभाल का एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से कवर किया जाता है। तो संविधान ने स्वयं स्थापित किया, यदि धन की कमी है तो राष्ट्रीय खजाना हस्तक्षेप करेगा, मतलब कि यहाँ क्लियर लिखा हुआ संविधान में ही कि अगर धन की कमी है तो उस देश का संविधान ही हस्तक्षेप करेगा धन की आपूर्ति के लिए। ये आईएलओ 2013 में कहा गया। फिर सामाजिक सुरक्षा लाभ एक साधारण फोन कॉल या बैंक में जाकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये भी वहां पे उपलब्ध है इस
तरह का बेनिफिट, जिसमें अंतहीन दस्तावेज की जरूरत नहीं है, वहां पे पेपर वर्क की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि बहुत कम पेपर्स की जरूरत होती है, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा में ब्राजील के अच्छे अभ्यासों को दर्शाता है। ठीक है, वहां के गवर्नमेंट्स के अच्छे नीतियों को दर्शाता है। तो भारत का लगभग 91% या 475 मिलियन कार्यबल जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। इसमें सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का असंभव है। ठीक है, 2 दशक में कहा जा रहा है, अभी जो वर्तमान समय में भारत का जो जनसंख्या है वो 56 से 60% युवा है, परंतु 20 वर्ष बाद यहाँ की जो जनसंख्या होगी वो वृद्ध हो जाएगी ज्यादा से ज्यादातर। तो यही कहा जा रहा है 2 दशक बाद भारत एक वृद्ध समाज होगा। सीमित बचत करने वाले ऐसे श्रमिकों के लिए कोई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, जबकि सामाजिक सुरक्षा संहिता ने मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानून का विलय कर दिया। यह मूल रूप से औपचारिक उद्योग से निपटाता है और अनौपचारिक उद्यमों को कवर नहीं करता। अब देख लेते हैं कि भारत के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं इसके समाधान के लिए। तो भारत को अपने सभी कार्यबल को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आकांक्षा रखनी चाहिए, जिसमें 3 व्यापक सिद्धांतों को इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे औपचारिक श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ प्रणाली के तहत नियोक्ता और कर्मचारी योगदान का विस्तार करना चाहिए। वहीं सार्थक आय वाले अनौपचारिक श्रमिकों के लिए, चाहे वह स्वरोजगार में हो या अनौपचारिक उद्यम में, अनौपचारिक उद्यमों को उसके कुल योगदान को औपचारिक बनाने और वितरित करने के लिए और उसके साथ ही साथ आंशिक योगदान प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं या जिन्होंने काम की तलाश बंद कर दी है या पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे गरीब जो है 20% कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जो लागत है 1.37 ट्रिलियन होगी, जिसमें बुजुर्ग, गर्भवती और विकलांग समूह भी शामिल होंगे, जिसे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है और इतना बड़ा धनराशि की आवश्यकता है इनके समाधान के लिए। कहा गया फाइनेंशियल ईयर 2020 में कहा गया कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.69% की लागत है ये धनराशि को आवंटित करने के लिए। तो सरकार 2020 में सामाजिक सुरक्षा पर एक संहिता पर जोर दे रही थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण गरीबों, निर्माण श्रमिकों, गीग उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सक्षम बनाने के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने की मांग की गई है। यह प्रस्तावित है जीवन बीमा, विकलांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, साथ ही मातृत्व और स्वास्थ्य देखभाल लाभ के साथ साथ वृद्धावस्था सुरक्षा और गीग श्रमिकों के लिए क्रेच सुविधाओं का प्रावधान किया जाए। ई श्रम प्लेटफॉर्म के तहत अधिक से अधिक डिजिटलीकरण को जोड़ देने से जो दुर्घटना बीमा है उसको प्राप्त करें, जो 2 लाख का कवर है, और विकलांगों के लिए 1 लाख का कवर है। कवरेज का विस्तार करते हुए लगभग 300 मिलियन श्रमिकों का नामांकन संभव हो गया। ठीक है, तो निर्माण और गीग श्रमिकों से आगे बढ़ते हुए भारत के अधिकांश श्रम शक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वहीं अखिल भारतीय श्रम बल कार्ड पर जोर दिया जाना चाहिए और मौजूदा सफल योजनाओं जैसा कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक योजनाओं का अन्य श्रेणियों के श्रमिकों तक विस्तार किया जाना चाहिए। इस तरह के विस्तार के लिए लाभ पोर्टेबिलिटी पर मौजूद प्रतिबंधों को सरल करने, 90 दिन की अनिवार्य कूलिंग मतलब बेंच पे जो बैठते हैं के साथ साथ अधिक सरल पंजीकरण प्रक्रिया को उपलब्ध करना चाहिए। वहीं घरेलू, यहाँ पे ये जो बात कही गई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घरेलू कामगार, जो लोग घर में कार्य करते हैं, आमतौर पर महिलाएं, पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें कभी पता नहीं चलता कि रोजगार कब समाप्त हो जाए। जो घर में नौकर होती है और भी माली होते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो कार्य करते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कब मालिक निकाल देगा। तो उसी की सुरक्षा के लिए बोला जा रहा है कि सरकार को इसके लिए भी एक सुनिश्चित कदम उठाना चाहिए, जिससे कि उनके भी रोजगार को सुरक्षित रखा जा सके। प्रवासी श्रमिकों को अक्सर अपने कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से भेदभाव और संदेह का सामना करना पड़ता है, ताकि बाल देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं के कवरेज का विस्तार किया जा सके। घरेलू कामगारों को भी भारत के शहरों में खुद को संगठित करना होगा।
अब देख लेते हैं मौजूदा योजनाएं कौन कौन से हैं। तो हम अभी मौजूदा योजना देख लेते हैं, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि, उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बजटीय समर्थन और कवरेज के विस्तार को, इन सभी योजनाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं प्रशासनिक तौर पर बहुत फेरबदल की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए असंगठित जो श्रमिक के लिए मौजूद सामाजिक सुरक्षा ढांचा जटिल है, उसको सरल किया जा सकता है, जिससे कि राज्य और केंद्र के बीच अधिकार के अतिव्यापी क्षेत्र है और भ्रमित करने वाली परिभाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि एक मंच कार्यकर्ता, एक असंगठित कार्यकर्ता और कई व्यक्ति जो स्वरोजगार है। तो इन सभी चीजों से समाधान निकाला जा सकता है। अब देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड और भारत के संबंध जो है उसके अवसर को अभी जीवित रखा गया है। तो इसके लिए जो आज आर्टिकल आया है ये केमी बेडनोच है, ये एक यूनाइटेड किंगडम की बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी है। तो इन्हीं का एक आर्टिकल है जिसको हम लोग अभी विस्तार से देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जो है भारत है को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मेनली जो इसमें कहा गया है ना यूके ट्रेड सेक्रेटरी, बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी के द्वारा कि हम तैयार हैं भारत के साथ और बेहतर बिजनेस रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो मेनली अपने फायदे को ग्रैब करना चाहती है, तो जैसे ही उनको जो फायदा होगा तो हमें भी बराबर और उससे ज्यादा ही फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास मार्केट ज्यादा है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच जो है G20 की मेजबानी के रूप में वैश्विक मंच पर आते देखना शानदार माना है यूके के जो है वो बिजनेस ट्रेड सेक्रेटरी। तो यूनाइटेड किंगडम लंबे समय से व्यापार को विकास और समृद्ध करने की शक्ति मानता रहा है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो लंबे समय से व्यापार को, बिजनेस को विकास और समृद्धि की सबसे बड़ी मानक माना है कि अगर विकास और समृद्धि लाना है तो व्यापार को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करें। यही कारण है कि हम विश्व व्यापार संगठन WTO में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार की वकालत करते हैं। ये यूके का स्टेटमेंट है। ठीक है, और क्यों हम भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौता करने के लिए अपनी नई पुनर्प्राप्ति नीतियों का लाभ उठा रहे हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखला के लचीलेपन और व्यापार दस्तावेज के डिजिटलीकरण जैसे मुद्दे पर सहयोग वैश्विक व्यापार के वास्तविक मूल्य का दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्यापार संबंधित नीतियां हैं वैश्विक मूल्य श्रृंखला का, वे उसका सरल किया जा रहा है और व्यापारी जो दस्तावेज है उसको डिजिटलाइज करने से बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होगा। क्योंकि भारत का जो मध्यम वर्ग है वो 2050 तक 1 अरब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो कंज्यूमर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, उपभोक्ताओं तक और बढ़ जाएगा। हमारे मौजूदा व्यापारिक संबंधों में कोई भी सुधार यूके व्यवसायियों के लिए एक बड़ा अवसर है। मतलब कि वे कहती हैं कि जो अगर भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने बेचेंगे तो उससे यूनाइटेड किंगडम का जो व्यवसायी हैं उसे भी लाभ होगा। यह कोई रहस्य नहीं है कि यूके और भारत एक समृद्ध व्यापारिक संबंध साझा कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं इंडिया प्लस यूके का जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो 36 बिलियन यूरो है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूके के व्यापार और व्यापार विभाग के नए आंकड़े से पता चलता है कि भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में यूके के निवेश परियोजनाओं के दूसरे सबसे बड़े स्रोत में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जिसमें 118 नई परियोजनाओं ने यूके भर में 8,384 नई नौकरियां पैदा की है। ठीक है, हमारा व्यापार और निवेश संबंध जो है दोनों तरफ चलता है, मतलब कि दोनों को ही फायदा होता है। वास्तव में भारत के छठे सबसे बड़े निवेशक के रूप में अप्रैल 2000 और मार्च 2023 के बीच यूके ने भारत में जो एफडीआई है उसके द्वारा $34 बिलियन का निवेश किया गया है और वो भारत में छठा सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर है। तो यूके कंपनियां भी नौकरियां और विकास के अवसर पैदा कर रही है। भारत में 618 यूके कंपनियां हैं जिसका संयुक्त कारोबार लगभग $50 बिलियन है और 2021 तक लगभग 4,66,640 लोगों को सीधे रोजगार मिला है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कैसे हमारा
एक मजबूत साझेदारी बना सकता है, जो हमारा महत्वाकांक्षी, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि यूके और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए। भारत में रहते हुए महत्व यहाँ पे बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी कहती है कि भारत में रहते हुए मैं महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, पर प्रगति पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करूंगी, जो हमारे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और भी बढ़ा दे सकता है। यूके ने साबित कर दिया है कि हम महत्वाकांक्षी व्यापार सौदे पर बातचीत कर सकते हैं, और मैं भारत के साथ एक समझौतों को सुरक्षित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन वस्तुओं, सेवाओं और निवेश सहित क्षेत्रों पर अभी भी बातचीत बाकी है, ठीक है। बहुत से मुद्दों पे अभी बातचीत बाकी है भारत का। हम ऐसा सौदा करना चाहते हैं कि जो निष्पक्ष हो, दोनों पक्षों के लिए काम करे और व्यवसायों को लाभ पहुंचाए, और हमारा व्यवसायिक संबंध लगातार मजबूत होता जाए। तो पिछले महीने ही यूके को भारत के बाहर जो है टाटा समूह की पहली गीगा फैक्ट्री, मतलब कि टाटा समूह की जो फैक्ट्री है, गीगा फैक्ट्री, उसे यूके में स्थापित करने के लिए स्वीकृति मिल गई, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होगी और यूके के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी भारी वृद्धि होगी। और जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे टाटा के चेयरमैन नटराजन, ये भी नाम याद रखिएगा, जो वर्तमान में टाटा के चेयरमैन है। ये सब याद रखने से ना आंसर में ये सब चीजों को, फैक्ट को डालने में आसानी होती है। तो टाटा के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन के 4 बिलियन यूरो के निवेश के बाद उनसे मुलाकात करने में खुशी हो रही है। लेकिन यूके और भारत की मजबूत साझेदारी व्यापार और निवेश से कहीं आगे बढ़कर संस्कृति, खेल, शिक्षा और पर्यटन तक भी फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे, जो यूके की बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी, वो कहती है कि प्रधानमंत्री से एक, मैं उनका वाक्यांश कोट चुराती हूँ और बोलती है कि हम दोनों देशों के बीच एक जीवित पुल है, ठीक है। इसे क्रियान्वित होते देखने के लिए आपको केवल बॉलीवुड के प्रति हमारे साझा प्रेम को ही देखना चाहिए, कि भारत का जो बॉलीवुड का जो पिक्चर है, मूवी है, वो वहां पे बहुत ज्यादा चलता है। तो भारत के बाहर बॉलीवुड के सबसे बड़े दर्शकों में से एक इंग्लैंड है। यूके ने बॉलीवुड की कुछ प्रतिष्ठित फिल्में जैसे कभी खुशी कभी गम में अभिनय किया है। मतलब कि यूके का बहुत सा लोकेशन यूज किया गया है, जिसे लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल और ऑक्सफोर्ड शायर के ब्लेनहेम पैलेस के आसपास को प्लेसों को शूट किया गया है। और आज यह एक लोकप्रिय, जैसे कि ये बहुत पहले किया गया था, उसी को देखते हुए आज ये एक लोकप्रिय फिल्म मेकिंग स्पॉट बन गया है, ठीक है। और एक मूवी का नाम लिया गया है यहाँ पे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की शूटिंग भी इस साल की शुरुआत में स्कॉटलैंड के शानदार ऊंचे हिल में की गई थी, ठीक है। वहीं 1.6 मिलियन से अधिक लोगों पर एक जीवंत भारतीय प्रवासी जो है, इतने जो हमारे इंडियन माइग्रेंट्स हैं, एनआरआई, वो ब्रिटेन में रहते हैं और सभी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर कार्यबल तक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसमें भारतीय छात्र ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूहों में से एक है, ठीक है। अब विपणन के अभियान देख लेते हैं, मार्केट्स कॉमर्शियल, ठीक है। इसलिए मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि यूके आई लव विथ अपॉर्चुनिटी लॉन्च कर रहा है, जो 1.5 मिलियन पाउंड का एक मार्केटिंग अभियान है, जो हमारे देश के बीच जबरदस्त बंधन को प्रदर्शित करने और लोगों, विचारों, संस्कृति के निरंतर आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2030 तक भारत के साथ व्यापार को दोगुना करने की यूके की महत्वाकांक्षाओं के हिस्से के रूप में अभियान का उद्देश्य यूके की वस्तुओं और सेवाओं के लिए रुचि, मतलब मेनली यही चाह रहा है यूके कि उसका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में किसी तरह आसानी से मार्केट में आ जाए। तो भारत भी तो अपना सोचेगा कि जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके भी हित को भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने की यूके की क्षमता में वृद्धि करना और नए भारतीय निवेशों को आकर्षित करना, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट वो यूके के इंटरेस्ट से दिखा रहा है। अगले वर्ष के दौरान आप यूके और भारत के बीच व्यापार, संस्कृति और खेल संबंधों का उत्सव बिलबोर्ड पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो इस रिश्ते पर प्रकाश डालेगा, जो अवसर के साथ बहुत ही जीवंत रहेगा। अगला आर्टिकल है, जो देखिए अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है, इसमें मेनली एक ही मुद्दा है ब्रिक्स में,
ये जो P5 हो गया या फिर G7 हो गया और जो अन्य वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेटेड जो समूह हैं, ग्रुप्स हैं, उससे अलग इतर एक ऑप्शन बनाने की बात कर रही है, जिसमें कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करें, चाहे वो करेंसी से हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रिसोर्सेज के लिए हो या मनी के लिए किसी को जरूरत है। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री का समूह है जो इसका एक बेहतर विकल्प ढूंढना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, अगर हम वेस्टर्न कंट्री का विकल्प छोड़ देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइना को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो इसी को विस्तार से डिस्कस करते हैं। अपने G20 प्रेसिडेंसी वर्ष में भारत की प्राथमिकताओं को जारी रखते हुए श्री मोदी ने अपने भाषण का में कहा, सिर्फ यही कहा, जो फोकस था, मेनली केंद्रित बात थी, तो ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी संघ की संभावनाओं पर ध्यान देना, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूर्वी अफ्रीकी देश कोमोरोस द्वारा किया जा रहा है। नाम याद रखिएगा, कोमोरोस। ब्रिक्स में विस्तार संबंधी बातचीत की पृष्ठभूमि बनाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक G7 संचालित वैश्विक राजनीतिक आर्थिक मॉडल का विकल्प, मैंने बताया ना, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा ऑप्शन की बात हो रही है बनाने की। यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन, डी डॉलर, ठीक है, मतलब कि विदेशी जो डॉलर है उसकी डिपेंडेंसी भी हम लोग खत्म करके अपना स्थानीय जो हमारा रुपया है उसी को यूज करना चाहते हैं ट्रेड में, ठीक है। वह उसी का विकल्प बनाने की बात की जा रही है रूस के द्वारा। तो फरवरी 2022 में श्री पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों, मतलब कि जब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध शुरू कर दिया तो जिससे कि बहुत से पश्चिमी देश अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए रूस पे, ठीक है। यह प्रतिक्रिया वैश्विक बहुपक्षीय प्रणालियों में बदलाव की भारत की मांग से भी प्रेरित है, ताकि उन्हें वैश्विक दक्षिण की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके। ये लोगों का मेनली मुद्दा यही है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, साउदर्न कंट्री है, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना। हालांकि रूस और चीन में अपने समकक्षों के विपरीत भारतीय अधिकारियों ने डी डॉलरीकरण के लिए आक्रामक रूप से बात नहीं की। यहाँ पे कहा जा रहा है रूस और चीन का जो एक पक्ष था वहां पे भारत ने उस पर अभी पूर्णतः सहमति नहीं जताई है। भारतीय अधिकारियों ने डी डॉलरीकरण के लिए आक्रामक रूप से बात नहीं किया, मतलब कि सभी जगह डॉलर का उपयोग ना किया जाए इस पे पूर्णतः बात नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डॉलर को छोड़ देते हैं ना तो जो चाइना का करेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा, उसका वर्ल्ड मार्केट में बोलबाला बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए अभी भारत इस पे कोई भी निर्णय दे नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि नई दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ भारत जो है वो संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ व्यापारिक भागीदारी के साथ स्थानीय मुद्रा समझौता में प्रवेश किया। इससे संस्थापक सदस्यों के बीच मतभेद का पता चलता है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ आर्टिकल्स, और एक दो आर्टिकल बहुत अच्छे थे, परंतु यही लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, अगले बार मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।